everyone, welcome back to my channel. My name is Rupali. I am working as a training officer in Department of Skill Development. इसके पहले मैं पटवारी के पद पर कार्यरत थी मध्य प्रदेश शासन में. So in this video, I am going to tell my story. ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था. From being an average student to cracking two different government exams. मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज़ है बस कि मेरे जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस डर को हराना जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही डरा देता है। सो दीज लाइन प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन माई जर्नी। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जब मैंने 12th पास किया। 12th में मेरे ठीक ठाक परसेंटेज थे, 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे। उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग की बारी आई, मुझे इंजीनियरिंग करना था, मतलब कह सकते हैं करना था, या फिर इतना सारा सुना होता है ना कि उस टाइम पे ट्रेंड में था इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने भी सोचा कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा हाँ मे बी अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए। मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के वक्त मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रखी थी 12th में, ज़्यादा तो नहीं की थी बट हाँ एक एवरेज स्टूडेंट लाइक कर ली थी। तो उस टाइम पे ये बात है कि कॉलेज ऑप्ट करना है, कॉलेज अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। पापा ने सजेस्ट किया तुम ड्रॉप भी ले सकती हो, बट मेरी स्टोरी में एक वर्ड है फियर ऑफ फेलियर, जो कि जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। सो हमेशा से मुझे ना कोशिश करने से पहले ही मैं अज्यूम करने लगती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ये चीज़ मैंने की, इस चीज़ में 1 साल दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, बट अगर उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला तो फिर आगे क्या। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो शायद मैंने अपनी लाइफ में मिस कर दी। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैंने 1 साल दिया होता वहाँ पे तो शायद आज मैं बेटर जगह होती, बट मे बी हो सकता है नहीं भी होती, आज जो है मेरे पास वो भी ना होता। सो 12th फिर मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। पापा ने सजेस्ट किया मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर लो, सो आई ऑप्टेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था, पढ़ाई में मन लग रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। फिर एकदम से 3rd ईयर में एक वेव सी आई, गेट सीनियर जूनियर का इंट्रैक्शन होता रहता था। तो कहीं से पता चला कि गेट एक एग्ज़ाम होता है जिससे पीएसयूज़ मिलती हैं, अच्छी सैलरी होती है, अच्छा स्टेटस होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो बस फिर क्या था, सब गेट की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, मेरे से भी हो जाएगा, और पीएसयू किसको नहीं चाहिए होता है यार लाइफ में। सो आई ऑप्टेड फॉर गेट एग्ज़ाम कोचिंग। मैंने थोड़ा बहुत उस एग्ज़ाम के बारे में पता किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या मिलता है इससे। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की, अपने सीनियर्स से पूछा जो ऑलरेडी उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। 2018 में मैं विदिशा से भोपाल शिफ्ट हो गई। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल का प्रोग्राम ज्वाइन किया गेट की प्रिपरेशन के लिए। फिर क्या था, कॉलेज से कोचिंग, कोचिंग से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कॉलेज। एक ये जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ मेरी लाइफ में, मैं कह सकती हूँ ये अभी तक का बेस्ट ट्रायंगल था मेरी लाइफ का। इसने मुझे हार्ड वर्क करना सिखाया, इसने मुझे पेशेंस कैसे रखते हैं सिखाया, और इसने मुझे अपने जीवन में डिसिप्लिन रहना सिखाया। गेट का एग्ज़ाम जनरली फरवरी में होता है, तो मेरा जो अपीयरिंग ईयर था वो 2020 था। तो फरवरी 2020 में मेरा गेट का एग्ज़ाम हुआ, मार्च में रिज़ल्ट आया। आई वॉज क्वालिफाइड इन गेट, बट मार्क्स और रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, सो आई वॉजंट सेटिस्फाइड। इवन मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपने इतनी हार्ड वर्क किया है, इतना ज़्यादा, मतलब लाइफ में कभी इतना किसी चीज़ के पीछे नहीं भागे जितना उस एक एग्ज़ाम के पीछे भागे हैं, तो आपको काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी पता होता है कि हमने कितना एग्ज़ाम में किया है, हमें कितना बना है। सो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ थी कि
2 साल में कोचिंग भी की, कॉलेज भी की, साथ-साथ में एक एवरेज स्टूडेंट का माइंड कितना ही चल सकता है। बट स्टिल आई गिव माय 100% और उस हिसाब से मेरा क्वालीफाई भी हो गया था। काफ़ी लोगों का नहीं हुआ था बट मेरा क्वालीफाई हो गया था। सो कहीं न कहीं मैं सैटिस्फाइड प्लस नॉट सैटिस्फाइड, दोनों ही सिचुएशंस, दोनों ही फीलिंग्स फ़ील कर रही थी उस टाइम पे। उसके बाद 2020 में ही जब मैंने अपनी कॉलेज ख़त्म की, गेट का रिज़ल्ट आ गया, फाइनल मेरा कॉलेज का भी 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया, 8 पॉइंट समथिंग सीजीपीए मेरे बने थे, अच्छा था सब कुछ। अब उसके बाद आती है बारी कि अब आगे क्या करना है मुझे? उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस तो नहीं थे, 2-3 ऑप्शंस थे जो मुझे लग रहे थे कि मैं कर सकती हूँ। पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं मास्टर्स कर लूँ, क्योंकि गेट मेरा क्वालीफाई हो गया था, तो मुझे चांसेस थे कि गेट के थ्रू मुझे मास्टर्स में कहीं न कहीं एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ड्रॉप ले सकती थी, गेट की प्रिपरेशन फिर से कर सकती थी। और थर्ड ऑप्शन ये था कि मैं और एक्सप्लोर करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँ। सो आई थॉट कि मैंने जो पहले अपनी स्टोरी लाइन में बताया कि एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा से मेरी लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है, वो है फियर ऑफ फेलियर। तो उस टाइम पे फिर से अगेन 12th बोर्ड वाली, जो 12th के पास करने वाली सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन फिर मेरे सामने आके खड़ी हुई कि अब क्या मैं ड्रॉप लूँ या मास्टर्स कर लूँ या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर दूँ। बट उस टाइम पे 2020 के एंड तक आके कोविड आ चुका था और सारी सिचुएशंस मानो ऐसी हो गई थी कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। स्कूल्स बंद हो गई थी, सब लोग घर में आइसोलेट हो चुके थे। तो एक अजीब-सी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा ना हो कि अब क्या होगा आगे। उस टाइम पे भी मुझे ड्रॉप लेना सही नहीं लगा। फिर कहीं न कहीं मेरे अंदर वही वाली फीलिंग आ रही थी कि अगर आगे नहीं हुआ, ड्रॉप लेने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली या कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा 1 साल पूरा वेस्ट चला जाएगा। मैंने सोचा, एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि एमटेक में एडमिशन ले लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लोर करूँगी, देखूँगी, सोचूँगी मुझे क्या करना है। मेरा टाइम भी सेव होगा और एक डिग्री भी हो जाएगी और एक्सप्लोर भी कर लूँगी। आज भी मुझे याद है, मतलब मास्टर्स में मैंने क्या किया है मुझे खुद भी नहीं पता है, बस मेरा मास्टर्स हो गया है, वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ है। मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद मैं स्टिल वो कहते हैं ना एक्सप्लोरिंग वाले फ़ेज़ में थी कि आगे क्या करना है। मास्टर्स के बाद मेरे पास एक पीएचडी का भी ऑप्शन ओपन था, बट कहते हैं ना लाइफ़ में कभी-कभी हमें लगता है कि हमें और नहीं पढ़ना है यार, कितना पढ़ेंगे, बस बहुत हो गया, पढ़ते ही आ रहे हैं। एंड पीएचडी इज़ अ थिंग जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं और अपना इनपुट 100% उस चीज़ में देना है। आपको कहीं न कहीं उसमें हमेशा ही रिसर्च फील्ड में पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो वो ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं था। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आता था मेरे पास कि मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, कि मैं क्या कर सकती हूँ। उस टाइम तक भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करने वाली हूँ लाइफ़ में और मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने एमपीपीएससी का नाम सुना कि एमपीपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स, फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। आई थॉट कि यार हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये मैं कर सकती हूँ। मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स देखे, वो मुझे क्रैकेबल लगे, तो मैंने सोचा ये मैं कर सकती हूँ। आई परचेज़्ड वन कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी एंड मैंने तैयारी एमटेक के साथ अपनी तैयारी चालू कर दी। बट कहते हैं ना लाइफ़ में एक फ़ेज़ ऐसा आता है जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड और उनके 2 मेजर ऑपरेशंस हुए नागपुर में, और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली मेरी मम्मा को कोविड हो गया। एक वो जो फेज़ था मेरी लाइफ का, मैंने अपने जीवन में कभी इतना ज़्यादा टफ फेज़ कभी नहीं देखा था कि किसी के घर में मदर और फादर साथ में बीमार हो रहे हों, और वो भी छोटी-मोटी बीमारी नहीं। उस टाइम पे जो एक चला हुआ था कि मतलब अब क्या होगा, कोविड जिसको हो गया वो क्या होगा।
और फादर को भी ऐसी बीमारी हुई कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को इवन कि क्या हो गया है। नागपुर, दिल्ली एम्स में भी हमने दिखाया, नागपुर में भी हमने कंसल्ट किया, जबलपुर में भी हमने कंसल्ट किया। सो वो ठीक नहीं हो पा रहे। तो वो जो फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। और आज भी मैं जब उस फ़ेज़ से निकल के आ चुकी हूँ तो मुझे लगता है मैंने लाइफ़ में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। सो जो 2020 से 2022 का जो मेरा फ़ेज़ था एमटेक वाला, वो इसी कियोस्क में निकल गया कि एक्सप्लोर करना है, एमपीएससी करनी है, आगे क्या करना है। फिर उसके बाद ये मेजर हेल्थ क्राइसिस आ गया मेरी फैमिली में। सो वो 2 साल कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब 2022 में मैं मेरा एमटेक का जर्नी ख़त्म हो गया, मैंने थीसिस सबमिट कर दी, रिज़ल्ट आ गया, मुझे मेरी मास्टर्स की डिग्री मिल गई। उसके बाद आई थॉट अब क्या होगा? अभी भी मैं एक्सप्लोरिंग वाले फ़ेज़ में ही चल रही थी। हाँ, मैंने 2022 का एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था उसमें, लेकिन मेंस ऐसे ही क्लियर करना आसान बात नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फैमिली कंडीशंस मेरी हमेशा से अच्छी थी, बट घर में इतनी बड़ी मेजर हेल्थ क्राइसिस आती है तो थोड़े बहुत अप्स डाउन्स तो आते ही हैं सबकी जीवन में। उस टाइम पे भी मुझे बस इतना लग रहा था कि मैं कैसे अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर दूँ। इतना पढ़ लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, बट स्टिल आई हैवंट एनी जॉब। मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर दूँ अपनी फैमिली को? उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है, बस ये लगता है कि बस एक जॉब मिल जाए कैसे भी करके। भले ही कितने भी सैलरी हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाना पड़े, बस एक जॉब मिल जाए। 10,000, 15,000, 20,000 कितने तक की भी बस एक जॉब होनी चाहिए। मैंने एक जॉब जॉइन करी एक प्राइवेट कंपनी में, जिसमें मुझे अप्रॉक्स 25,000 सैलरी थी मेरी। वो मैंने जॉइन की और बस करीब मैंने वो 6-7 महीने की है। वो 6-7 महीने में ही आई रियलाइज़्ड कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला। भले ही मैं कुछ भी कर लूँगी, बट ये कंटिन्यू मैं, वो भी ज़िंदगी भर, लाइफ़ लॉन्ग का सवाल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। और उस टाइम वो टाइम आते-आते मेरे फैमिली कंडीशंस, पापा की हेल्थ, मम्मा की हेल्थ काफ़ी बेटर हो गई थी, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया एंड दे ऑल्सो थॉट कि तुम अच्छा कर सकती हो, तुम जॉब छोड़ दो। आई स्टिल रिमेंबर मैंने नवंबर-दिसंबर 2023 में जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। और मैं आज भी मानती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी हुआ है, जो भी सीक्वेंस वाइज़ हुआ है, वो कहीं न कहीं मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। ये जो प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस था 6-7 महीने का, ये भी कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी में इसने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि अगर मैं वो प्राइवेट जॉब नहीं करती तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि कॉर्पोरेट का कल्चर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का कल्चर क्या होता है, वहाँ कैसे काम होता है। और गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद फिर मुझे लगता है यार मे बी प्राइवेट बेटर होता गवर्नमेंट से। एक वो एक्सपीरियंस भी मुझे वहाँ से मिल गया कि प्राइवेट कैसा होता है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होता है। मैं कभी भी उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती कि मैंने प्राइवेट जॉब क्यों की, मुझे और तैयारी कर लेनी चाहिए। वो भी अच्छा फेज़ था मेरी लाइफ़ का, उससे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब आती है रेज़िग्नेशन की बात की मेरी स्टोरी। उसके बाद एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का वैकेंसी निकली थी जो ईएसबी निकालती है, जिसके अंदर एक पोस्ट थी पटवारी की। पटवारी को तो सभी जानते हैं। वो एक वैकेंसी निकली हुई थी। आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या पता इसमें हो जाए। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस पढ़ना चालू कर दिया। मेरे पास 2-3 महीने थे, मार्च में एग्ज़ाम था। मार्च से एक्चुअली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे। मेरा तो शायद 15 अप्रैल को एग्ज़ाम था, बट मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। मैंने दिसंबर में रिज़ाइन किया था, मेरे पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने थे। मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा, बस मैंने जो भी मुझे आता था, जो भी उस एग्ज़ाम की नीड थी, क्योंकि उस टाइम पे शायद उसमें कुछ नया न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे लाइक मैनेजमेंट वगैरह। मैंने जल्दी-जल्दी सारा जो मटेरियल होता है वो गैदर किया
और मैंने पढ़ना चालू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और मुझे ये था मन ही मन में अंदर कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने उस तरीके से उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत की, लाइक लिटरली मैंने मतलब ये पेन और मेरा नोटबुक, मतलब मैं हमेशा राइटिंग कर के प्रैक्टिस करती थी। कोई भी चीज़ें मैं लिख लिख के पढ़ती थी। सो मेरे इतने सारे पेन्स खाली होते थे, इतने सारे पेजेस भर जाते थे, बट मैं करती गई, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। वो 2-3 महीने मैंने जी तोड़ मेहनत की। देन मेरा एग्ज़ाम जो था वो 15th ऑफ अप्रैल को था। एग्ज़ाम दे के आई मैं, मार्क्स ईएसबी के जो पेपर्स होते हैं उसमें मार्क्स दिख जाते हैं। आप जैसे ही सबमिट करते हो तो मार्क्स आपके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो मेरे मार्क्स डिस्प्ले हुए। सो कहीं न कहीं मैं घर जब वापस आई ना, तो मुझे कहीं न कहीं होप था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। क्योंकि मैं रिव्यूज़ कंटिन्यूअसली देख रही थी उस एग्ज़ाम के, बच्चों के स्कोर्स भी बता रहे थे वो कि मैम इतने आए हैं, इतने आए हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ना, तो उस पे बच्चे अपने मार्क्स कमेंट करते हैं कि इतने आए हैं, इतने आए हैं, इतने में हो जाएगा क्या? और मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके मार्क्स भी मतलब मुझसे कम ही आए थे। सो आई थॉट कि मेरा हो जाएगा करके। मैं चिल थी, हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या? नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, इसने मेरी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है। तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या? फिर प्लान भी मेरे पास ये था कि पीएचडी कर लूँ या कहीं पे जेआरएफ या फिर ऐसा कुछ कर सकती थी। बट मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया। मैंने सोचा चलो इसके रिज़ल्ट तक तो वेट करते हैं। तब तक एमपीपीएससी की तैयारी फिर से कंटिन्यू कर दी मैंने। सो 15th अप्रैल 2023 में मेरा एग्ज़ाम हुआ और अगस्त 2023 में उसका रिज़ल्ट आ गया। मुझे आज भी याद है, रिज़ल्ट शाम टाइम पे आया था और इतने सारे स्टूडेंट्स वो रिज़ल्ट चेक कर रहे थे कि वो जब मैंने उसको चेक कर मैं उसको चेक करने की कोशिश कर रही थी, तो वो रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे मेरा रोल नंबर माँगा एंड देन उसने मुझे चेक करके बताया एंड ही सेड कि बन गई पटवारी। मुझे उस टाइम पे काफ़ी खुशी मिली, काफ़ी खुशी, क्योंकि मेरे अंदर था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए एंड एट एनी कॉस्ट मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही था। और जब वो आपको इतने हार्ड वर्क का जब वो रिज़ल्ट मिलता है ना, तो एक अंदर से जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। और मुझे आज भी याद है, ये जब मैं मतलब शाम को 7-8 बजे करीब रिज़ल्ट आया था और मुझे अपना रिज़ल्ट पता करते-करते 12 बज गए थे। मेरे घर में सब सो चुके थे, तो मैंने मतलब मम्मी-पापा को उठा-उठा के रिज़ल्ट बताया था। वो एक मोमेंट था लाइफ़ का, वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब का रिज़ल्ट था। उसके बाद रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट मैं पास हो गई, मेरिट में नाम आ गया, मुझे डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो गया। देन बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं एमपी में हमेशा ही कि किसी न किसी वजह से जो जॉइनिंग होती है वो डिले हो जाती है। तो उस एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हुआ, काफ़ी सारे उसमें ऑब्जेक्शंस लगे, क्लेम्स लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चीटिंग हुई है या जो भी क्लेम्स लगे। काफ़ी तरह की बातें की लोगों ने, लेकिन कभी-कभी तो लगता था कि शायद अब इस एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं होने वाला, कैंसल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि एग्ज़ाम कैंसल होगा, वो तो कुछ नहीं होने वाला है तुम लोगों का। मतलब काफ़ी सारे लोग अलग-अलग बातें करते थे, तो मैंने भी एक मोमेंट पे ऐसा सोचा कि यार शायद अब कुछ नहीं होगा। एक सिलेक्शन मिला, उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं मिल पा रही है। रिज़ल्ट के आने के 7-8 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमको कि आगे क्या होने वाला है। अ, हम मतलब मैंने तो अपने लेवल पे फिर से पढ़ाई चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे तो पता था कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा।
सो आई रीस्टार्टेड माई प्रिपरेशन ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। 1 महीने में डिप्रेशन में रही कि यार क्या होगा, कब जॉइनिंग आएगी, आएगी नहीं आएगी, एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। बट उसके बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई चालू कर दी। मैं डिपेंडेंट नहीं हुई उस चीज़ पे। तो वो चीज़ भी मुझे कहीं न कहीं हेल्प की आगे जाके। फिर फाइनली फ़रवरी 2024 में डीवी के लिए कॉल आया, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आया। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हुआ एंड 7th ऑफ मार्च 2024 में हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई। सो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 6 महीने की थी। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, हम लोगों को हमारी तहसील से अलॉट हो गई। तहसील अलॉट होने के बाद हमने अपना फील्ड वर्क चालू कर दिया। और ड्यूरिंग दैट फेज़ ओनली, जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी 2024 में ही, तो मैं समझ गई थी कि यार ये जॉब मेरे टाइप की नहीं है। इतना सारा फील्ड वर्क प्लस आपको ऐसे लोगों से उसमें इंटरैक्ट करना है, मतलब पूरा बेसिकली पब्लिक डीलिंग वाला वर्क था। काफ़ी तरह के लोग मिलते थे फील्ड में और वो चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही थी मुझसे। और फिर कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था, यार इतनी पढ़ाई की है, बीई की है, मास्टर्स की हैं। सो उसी टाइम पे एक एग्ज़ाम हुआ करता था, आज भी होता है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आईटीआईज़ में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनको पहले इंस्ट्रक्टर्स भी बोला करते थे, तो उसकी वैकेंसी निकलती है। वो टेक्निकल रहता है वो एग्ज़ाम। इसमें कुछ पोर्शन नॉन टेक का आता है, बाकी टेक्निकल होता है। सो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगे मेरे सिलेक्शन होने के उसमें, क्योंकि टेक्निकल था प्लस नॉन टेक्निकल भी था। मुझे थोड़ा बहुत मेरा नॉन टेक्निकल प्रिपेयर्ड था और टेक्निकल तो था ही। सो मैंने बिना देरी करे उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम के बारे में जाना, उस वैकेंसी के बारे में जाना, उस पोस्ट के बारे में जाना कि उसमें क्या करना पड़ता है, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या-क्या एग्ज़ाम में आता है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की एंड देन मेरी पटवारी की ट्रेनिंग के साथ-साथ ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सो उसका मुझे आज भी याद है, 2024 उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में था। अक्टूबर 2024 में मेरा एग्ज़ाम था ट्रेनिंग ऑफिसर का। मेरा सेंटर आया था जबलपुर, तो मैं जबलपुर गई थी एग्ज़ाम देने। मैंने एग्ज़ाम दिया। ईएसबी के सारे पेपर में जनरली मार्क्स स्कोर डिस्प्ले हो जाते हैं। सो जब मेरा स्कोर डिस्प्ले हुआ तो उस हॉल में सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही था। सो एक वो होता है ना कि उस टाइम पे एक अलग बूस्ट मिलता है कि यार अब तो हो गया। और कहीं न कहीं मुझे था कि यार मेरा हो जाएगा। जब भी मुझे ये इंट्यूशन आता है कि मेरा हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मेरा हो जाएगा, तब मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मैं घर आई वापस, मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी, खुश थी। इस टाइम पे डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब थी। कैसी भी थी, मैं सैटिस्फाइड नहीं थी या जो भी था, बट एक जॉब होना बहुत बड़ी बात है। सो वो मेरे पास थी। फिर इसके बाद जब अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और रिज़ल्ट इसका आया 24th ऑफ दिसंबर को। सो रिज़ल्ट आया, मुझे आज भी याद है। मैं ऑफ़िस से, मतलब मेरा जो पोस्टिंग थी उस टाइम पे, वो मेरे घर से अराउंड 30 किलोमीटर्स था। तो मैं लौट रही थी मीटिंग से, बस में थी। सो उस टाइम पे रिज़ल्ट आया। स्टिल दिस टाइम भी मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया मुझे कि तेरे पापा का नाम क्या है? क्योंकि लिस्ट आ गई थी, लिस्ट में नाम और फादर्स नेम से हम चेक कर सकते थे। तो तेरे पापा का नाम क्या है? उसने मुझे पूछा और जैसे ही मैंने उसे बताया तो ही कन्फर्म्ड कि तेरा सिलेक्शन हो गया है। और वही सेम फ्रेंड मेरा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसने भी टीओ का पेपर दिया था। सो उसने बस इतना ही कहा कि तेरा सिलेक्शन हो गया एंड फ़ोन काट दिया। तो मुझे कहीं न कहीं उसके लिए बुरा लगा कि यार उसने भी मेहनत की थी, बट इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बट उस मोमेंट मेरी जो हैप्पीनेस थी वो मतलब
बहुत ही अलग लेवल पे थी। मैंने तुरंत ही रिज़ल्ट निकाला, क्योंकि मैं इसलिए बस मैं अपना रिज़ल्ट चेक नहीं कर रही थी, मुझे डर लग रहा था यार मेरा होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अपना रिज़ल्ट चेक ही नहीं किया खुद से। वो उसका फ़ोन आया, उसी ने बताया। फिर तुरंत फ़ोन रखने के बाद मैंने अपने पापा को, मम्मी को कॉल किया। मैंने बोला कि मम्मी एक गुड न्यूज़ दूँ। पापा समझ गए कि हाँ रिज़ल्ट आ गया, इसका हो गया। उन्होंने सामने से ही बोल दिया, क्योंकि उसी मोमेंट पे शायद वो भी चेक कर रहे थे, उनको भी इन्फॉर्मेशन लग गई थी कि रिज़ल्ट आ चुका है करके। सेकंड टाइम जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ आप क्रैक कर लेते हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपको एक अलग ही लेवल की सैटिस्फैक्शन देता है। तो इस तरीके से मैं एक एवरेज स्टूडेंट से पटवारी देन एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनी। मेरी पूरी जर्नी में काफ़ी सारे अप्स रहे हैं, काफ़ी सारे डाउन्स रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ आए, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी सबके यहाँ होते ही हैं। हम मिडिल क्लास सोसाइटी में तो फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ क्राइसिस, उसके बाद अंदर वाला जो अपना होता है ना कि हमें खुद ही नहीं पता है कि हमें क्या करना है, वो वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। सो उन इन सब चीज़ों को फेस करते करते मैं आगे बढ़ती रही। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा लाइफ में कि यार मैं अब नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, अब मेरे बस का नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आने नहीं दी कि मुझे गिव अप करना है, मैं अब नहीं कर सकती। मैं हमेशा से अपने अंदर यही सोचती थी कि यार कोशिश कर, मेरे अंदर ये जो एक लाइन होती थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही लाइन मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी प्रिपरेशन जर्नी में फ़ॉलो की है। मैंने हमेशा देखा है जब मैंने मेहनत किया और जी जान लगा के मेहनत किया, तब मुझे वो रिज़ल्ट उस चीज़ का मिला ही मिला है। सो आज भी जब मैं कोई काम करती हूँ, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, किसी भी चीज़ को ओवरलुक करती हूँ या हैंडल करती हूँ, आई हैव ऑलवेज़ कीप दिस लाइन इन माई माइंड कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So this was my journey from being an average student to a training officer. हाँ, अब आगे क्या करूँगी, ये जॉब कंटिन्यू करूँगी, नहीं करूँगी, आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे और पढ़ाई करनी है, क्या करना है अभी ये मुझे भी नहीं पता। स्टिल आई एम फिगरिंग आउट। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं उनको वो देखते ही हैं कि मैं अपना काम, मैं अपने वर्क को कैसे करती हूँ, कैसे एक ट्रेनिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ आईटीआई में। और आगे जो भी होगा मैं आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करती रहूँगी। देन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, कभी भी हार नहीं माननी है, रुकना कभी भी नहीं है, चलते रहना है हमेशा। भला ही कुछ भी हो, कितने भी फेलियर्स मिलें, कितना भी डर लगे, लेकिन हमें किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ हम डर जाते हैं, वहाँ पे हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम खुद से ही हार मान लेते हैं, सो फिर हमें कोई भी दुनिया की चीज़ जिता नहीं सकती। तो दैट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो या थोड़ा भी आप मेरी जर्नी से कोरिलेट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, जो आप जिस सिचुएशन में हो या आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप जिस फेस में हो, अगर थोड़ा भी आप मेरी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे फॉलो करना। और आगे भी मैं इसी तरीके से आपको अपने स्ट्रगल्स में मैंने कैसे कोप अप किया, कैसे मैं आज यहाँ तक हूँ, आई हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर बनी, और मैं भी आगे भी कुछ और प्लान कर लूँ। सो वो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मेरे जैसे जितने भी एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ, या कहीं न कहीं जो वो डिप्रेशन कहीं न कहीं फ़ील करते हैं, किसी न किसी मोमेंट पे उससे कोप अप कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।